हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रैंकाइन एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं प्रशांत पूजन। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि कल 2 मई है। कल क्या है? कल 2 मई है। तो बहुत सारे बच्चों का दोस्तों कल एमटीएस का एग्ज़ाम है। ठीक है ना। थोड़ा सा मौसम ख़राब है, लेकिन आप लोग को एग्ज़ाम सेंटर तक पहुंचना है। वो चाहे किसी भी तरीके से जाना है, लेकिन जाना है। तो दोस्तों बस आज यदि किसी के पास जिनका कल एग्ज़ाम है, जिनका उसके बाद, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो पढ़ते ही रहेंगे, अपना प्रैक्टिस सॉल्व करते ही रहेंगे। दोस्तों तो आज का काम क्या है आपका कि जो बच्चे जीके जीएस की पढ़ाई अपनी कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है ना, तो लास्ट स्टेप क्या होता है कि आप लोग पीवाईक्यू से चेक करिए कि क्या जो आप लोगों ने इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, इन सब विषयों में जो अध्ययन किया है, क्या उसके क्वेश्चन आपसे बन पा रहे हैं कि नहीं बन पा रहे हैं। तो 1 से लेकर 25 तक सन 21-22 का सेट हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि आप लोग कितना सही करते हैं। दोस्तों यहाँ पर पहला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय नदी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। ठीक है ना। जैसे कि हमारा जो गंगा है वह उत्तराखंड से निकल के बंगाल की खाड़ी में क्या करता है, सम्मिलित हो जाता है। इसे उत्तर भारत की नदी बोलते हैं। तो इसी तरीके की जो दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है वह कौन सी है? तो आपका ऑप्शन है गोदावरी, सतलुज, कृष्णा या महानदी। तो दोस्तों जो दक्षिण भारत की गंगा कही जाती है वह गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कही जाती है। इसे आप लोग को ध्यान रखना है। इसके बाद बात करें तो सन 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में केरल ने साक्षरता के मामले में स्थान हासिल किया। दोस्तों आप लोग को पता ही होगा कि जो हमारे देश में सबसे नवीनतम जनगणना हुई है वह कौन सी हुई है? वह सन 2011 की हुई है। इससे प्रश्न पूछेगा, ठीक है ना। इसके बाद जो प्रस्तावित थी वह कौन सी प्रस्तावित थी? दोस्तों सन 2021 की प्रस्तावित थी, क्योंकि हमें पता है कि प्रत्येक 10 वर्षों के अंतराल में भारत में जनगणना होती है। लेकिन आप लोग पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, आपको पता होगा कि 21 में कोई जनगणना नहीं हुई क्योंकि कोरोना का समय था। अब आशा करते हैं कि यह जनगणना सन 2023 में पूरी हो जाएगी, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं कि साक्षरता दर में भारत का यहाँ पे कौन सा स्थान, केरल का कौन सा स्थान है? दोस्तों जो केरल राज्य है, जो केरल है वह भारत के सबसे साक्षर राज्यों में से एक है। और केरल की जो साक्षरता है मित्रों वह क्या है? सबसे अधिक है, ठीक है ना। केरल की जो साक्षरता है वह कितनी है? वह सर्वाधिक है। और इसके साथ एक प्रश्न और बनता है कि सबसे कम साक्षरता किसकी है? तो दोस्तों उत्तर भारत का एक राज्य है बिहार। तो बिहार की जो साक्षरता है वह सबसे कम है, ठीक है ना। साक्षरता सबसे कम है। तो सबसे अधिक और सबसे कम दोनों को आप लोगों को दोस्तों ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमसे केरल का पूछा था, तो प्रथम यानी कि फर्स्ट जो है आपका वो सही आंसर हो जाएगा। यदि सबसे कम पूछे तो बिहार राज्य को आप लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं हम। प्रश्न नंबर 3 क्या है? हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो सबसे पहले हरिप्रसाद चौरसिया पे ध्यान दीजिए। इसके बाद दोस्तों वाद्य यंत्र का मतलब क्या होता है कि वह कौन से यंत्र को बजाते थे। जैसे बहुत लोग तबला बजाते थे, सितार की बात कर लें, सरोद की बात कर लें, बांसुरी की बात कर लें, तो ठीक है ना। दोस्तों जो हरि हैं उनको हम किस नाम से जानते हैं? हरि भगवान विष्णु को बोलते हैं। और विष्णु के अवतार कौन थे? श्री कृष्ण थे, ठीक है ना। इसको देखिएगा, थोड़ा सा एक ट्रिक देखिए कि जो हरि हैं हम भगवान श्री कृष्ण को क्या बोलते हैं? यह तो हरि के अवतार हैं, ठीक है ना। वो हरि के अवतार हैं। और दोस्तों कृष्ण क्या बजाते थे? कृष्ण बांसुरी बजाते थे, ठीक है ना। कृष्ण क्या बजाते थे? कृष्ण बांसुरी बजाते थे। बोलो, बजाते थे ना। तो जैसे ही हरि का नाम आए आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? हरि क्या बजाते हैं? हरि बांसुरी बजाते हैं, ठीक है ना। तो हरिप्रसाद चौरसिया भी क्या बजाते हैं मित्रों? हरिप्रसाद चौरसिया भी बांसुरी ही बजाते हैं। तो बात समझ में आ गई। तो तबला, सितार, संतूर और बांसुरी में आपका करेक्ट आंसर बांसुरी हो जाएगा, क्योंकि हरिप्रसाद चौरसिया क्या बजाते हैं? हरि क्या बजाते हैं? बांसुरी बजाते हैं। तो इस तरीके से आपको इसको याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में इनमें से कौन सा संगठन बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े संकलित करता है? यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा है कि ऐसा कौन सा संगठन है, ऐसा कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है
जो कि अनएम्प्लॉयमेंट, जो देश में बेरोजगारी होती है, जैसे हमने बहुत बार बेरोजगारियों के बारे में पढ़ा है कि खुली बेरोजगारी क्या होती है, प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है, ठीक है ना, पढ़ी लिखी बेरोजगारी क्या होती है, शहरी बेरोजगारी क्या होती है, ग्रामीण बेरोजगारी क्या होती है, खेतिहर बेरोजगारी क्या होती है। तो जो लोग ग्राम समाज एवं विकास थोड़ा बहुत भी पढ़े होंगे, ठीक है ना, उनको यह आइडिया ठीक ठाक होगा कि बेरोजगारी क्या होती है। तो हमसे दोस्तों यहाँ पर बेरोजगारी में प्रश्न नहीं पूछा है, हमसे यह पूछा है कि जो बेरोजगारी के आंकड़े हम पेश करते हैं कि भारत में इतनी बेरोजगारी है, इतने लोग पढ़े लिखे हैं लेकिन उनको नौकरी नहीं मिल रही है, ठीक है ना, तो वह आंकड़े कौन देता है? वह अपने से तो छन के आता नहीं कहीं से, वह कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो ऐसे आंकड़े प्रस्तुत करती है? तो ऑप्शन है आपका राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, योजना आयोग और नीति आयोग। दोस्तों आपको पता होगा कि 1 जनवरी सन 2015 को योजना आयोग का नाम बदल के नीति आयोग कर दिया गया। और दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो नीति आयोग होता है उसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो जो भी उस समय भारत के प्रधानमंत्री होंगे वह नीति आयोग के क्या बन जाएंगे? अध्यक्ष बन जाएंगे, ठीक है ना। तो इस समय नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है बताइए? भारत के प्रधानमंत्री, ठीक है ना। तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी, ठीक है। यदि आपसे पूछे कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है तो किसी वैसे का नाम मत लिखिएगा, यह नीति आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री ही होते हैं। दोस्तों योजना आयोग जो है वह 1 जनवरी सन 2015 से पहले नीति आयोग का ही नाम था। और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, ठीक है ना, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय, विनिमय का मतलब क्या होता है दोस्तों? एक्सचेंज, ठीक है ना। विनिमय का मतलब क्या होता है? एक्सचेंज, लेन और देन। तो यह काम कौन करता है? तो यह दोस्तों जो शेयर बाजार होता है, शेयर बाजार में आप लोग को पता होगा कि जो कंपनियां होती हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, अपने शेयर्स को बेचने के लिए शेयर मार्केट में उसे लिस्ट करती हैं और उसको वेरीफाइड करने का, यह चेक करने का कि यह कंपनी सही है कि नहीं सही है, इसके शेयर कितने में बिक रहे हैं, मतलब उसका जो भी सिस्टम है पूरा, उसकी देख रेख के लिए भारत में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड है, जिसे सेबी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? सेबी, ठीक है ना, जिसे सेबी भी कहते हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय दोस्तों मुंबई में है, मुंबई में है, ठीक है ना। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन यह वही ऑर्गेनाइजेशन है जो भारत में गरीबी, जो भारत में बेरोजगारी के आंकड़े को क्या करता है? काउंट करता है और उसको पब्लिश करता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन भारत में बेरोजगारी के आंकड़े को पब्लिश करता है। दोस्तों अगले प्रश्न पर चले। भारतीय संविधान के अनुसार को छोड़कर सभी मौलिक अधिकार हैं। तो यहां पर आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कौन से हैं, ठीक है ना। तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि मौलिक अधिकार कौन से हैं, और जो नहीं होगा दोस्तों वहीं आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले मौलिक अधिकार के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो मौलिक अधिकार दोस्तों वह अधिकार होता है जो एक इंसान को, ठीक है ना, जो एक इंसान को इंसान की तरह जीने के लिए महत्वपूर्ण होता है। और यह भारत के संविधान में आर्टिकल 12 से लेके 35 तक क्या है? वर्णित है, ठीक है ना। अब इसके बाद एक प्रश्न इससे और पूछता है कि जो भारत का मौलिक अधिकार है वह किस देश से इंस्पायर है? भारत का जो मौलिक अधिकार है वह किस देश से इंस्पायर है, ठीक है ना। तो दोस्तों जो भारत का मौलिक अधिकार है वह संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है ना, जिसे हम शॉर्टकट में क्या लिखते हैं? यूएसए। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से भारत का मौलिक अधिकार दोस्तों क्या है? इंस्पायर है। इसे आप लोग को ध्यान में रखना है। और एक प्रश्न और पूछता है कि मौलिक अधिकार, जैसे कि हमने बताया ना कि आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार है, तो इसी में एक आर्टिकल आता है आर्टिकल 32, ठीक है ना। इसे संविधान की आत्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? पूरे संविधान की आत्मा, मौलिक अधिकार की आत्मा नहीं, इसे संविधान की आत्मा कहते हैं। अब यहां से दो प्रश्न बनेंगे कि संविधान की आत्मा इसे क्यों कहते हैं,
और किस व्यक्ति ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा था? तो दोस्तों, संविधान की आत्मा इसे इसलिए कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन होता है, ठीक है ना, जैसे मैं बोलूं कि जाति के नाम पे भेदभाव नहीं होगा, यदि कोई व्यक्ति किसी के प्रति जाति के नाम पे भेदभाव कर रहा है, ठीक है ना, या फिर उसे जाति के नाम पे किसी सेवा से वंचित किया जा रहा है कि तुम फलाने कास्ट के हो इसलिए तुम इस सेवा में नहीं आ सकते, तो दोस्तों वह जो है वह किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन होगा। तो आर्टिकल 32 जो है यह भी एक मौलिक अधिकार है। यह उस व्यक्ति को क्या राइट देता है कि वह जिला कोर्ट में जाने के बजाय सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। जैसे जिन बच्चों को थोड़ा सा कोर्ट वोर्ट के बारे में पता होगा, उनको यह पता होगा कि सबसे पहले जो केस होता है वह जिले में होता है, फिर इसके बाद हाई कोर्ट में जाता है, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाता है, उसकी एक हिरार्की बनी हुई है, ठीक है ना। लेकिन यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वह तुरंत सीढ़ी लगा के सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो यह दोस्तों जो राइट किसी भी व्यक्ति को आर्टिकल 32 में दिया गया है, इसलिए इसे संविधान की आत्मा कहते हैं। और जो एक प्रश्न और पूछता है कि किस व्यक्ति ने इसे संविधान की आत्मा कहा था, तो दोस्तों प्रारूप समिति के अध्यक्ष भारत के संविधान रचयिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा था, ठीक है ना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है ना, इसे क्या बोले थे? इसे संविधान की आत्मा बोले थे। यह दोस्तों सारे ही प्रश्न आपसे पूछते हैं, संविधान की आत्मा उन्होंने इसको बोला था। बात समझ में आई? अब बात करते हैं समानता का अधिकार। दोस्तों आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार वर्णित है। आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार वर्णित है, ठीक है ना। इसके बाद स्वतंत्रता, जो फ्रीडम के राइट्स हैं भारत के संविधान में, वह 19 से लेके 22 तक वर्णित हैं। इसे आप लोग को ध्यान में रखना है। इसके बाद दोस्तों 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित हैं, ठीक है ना। और संपत्ति का अधिकार 1978 के पहले भारत के संविधान में जो संपत्ति का अधिकार है 1978 के पहले दोस्तों मौलिक अधिकार था। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपकी कोई प्रॉपर्टी है तो उसे ज़बरदस्ती कोई एक्वायर नहीं कर सकता, और कोई करेगा कौन? सरकार करेगी। जैसे सपोज कीजिए कि कहीं पर एक बहुत बड़ी कंपनी लगानी है, लेकिन जो वहाँ का लैंड ऑनर है, ठीक है ना, वह क्या बोलता है कि मैं सरकार को कंपनी लगाने के लिए अपनी ज़मीन नहीं दूंगा। तो दोस्तों वह उसके संपत्ति का मौलिक अधिकार था। लेकिन 1978 में उसको मौलिक अधिकार से हटाकर लीगल राइट कर दिया गया कि सरकार उसे ज़बरदस्ती एक्वायर कर सकती है, लेकिन उसके बदले में उसको बहुत सारा पैसा दिया जाएगा, ठीक है ना। तो अब दोस्तों संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, और हमसे गलत ऑप्शन पूछा था, इसलिए चौथा जो ऑप्शन है वह सही हो जाएगा। तो 1978 के पहले यदि आपसे पूछे कि 1978 के पहले क्या संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था, तो बिल्कुल सही बात है। 1978 के पहले संपत्ति का अधिकार दोस्तों एक मौलिक अधिकार था, लेकिन 1978 के बाद इसको मौलिक अधिकार की कैटेगरी से हटा दिया गया है, ठीक है ना। तो 19 से 22 आपका स्वतंत्रता का अधिकार है, 14 से 18 समता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 है, और दोस्तों 25 से लेकर 28 यदि मैं यहाँ पर जिक्र करूँ तो 25 से लेकर 28 आर्टिकल 25 to 28 धर्म के प्रति स्वतंत्रता है, ठीक है ना। धर्म के प्रति स्वतंत्रता है। इसका मतलब क्या होता है कि मैं जिस भी धर्म को चाहूँ मानूं या फिर मैं किसी धर्म को ना मानूं, वह व्यक्ति विशेष का मामला होता है। इसके बाद दोस्तों आर्टिकल जो 29 से 30 है, आर्टिकल जो 29 से 30 है, इसमें अल्पसंख्यकों के लिए संस्कृति और शिक्षा का अधिकार है, ठीक है ना। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, जैसे मदरसे खुले हुए ना, तो शिक्षा का अधिकार है। भारत में इतने ही मौलिक अधिकार हैं। अब आप उनको काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 और आर्टिकल 32, ठीक है ना। यह भी क्या है? यह भी मौलिक अधिकार है, मौलिक
अधिकार है। यदि आपसे पूछे कि भारत में कितने मौलिक अधिकार हैं, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो दोस्तों भारत में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, तो मौलिक अधिकारों की संख्या जो है वह 6 है। इससे बाहर आपसे कुछ भी यहां से नहीं पूछेगा, ठीक है ना। इसको आप लोग ध्यान में रखिए, एक कंप्लीट आपका सोल्यूशन हो गया। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत में सड़कों को उनकी क्षमता के अनुसार कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। दोस्तों यह काफ़ी स्टैटिक का एक क्वेश्चन था कि जो भारत में सड़कें हैं, जैसे कि NH1, NH2, NH3, NH4, NH5, इस प्रकार के जो NH की सड़कें होती हैं, उनको कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6। इनके 6 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। की तरफ बढ़ते हैं। महात्मा गांधी किस वर्ष में दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। आसान सा प्रश्न है, 1913, 1909, 1911 या 1915। दोस्तों 9 जनवरी 1915 को जो गांधी जी थे वह कहाँ से वापस आए थे, यहाँ पर लिखा हुआ है, वह दक्षिण अफ्रीका से, वह दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे, ठीक है ना, भारत वापस आए थे। और दोस्तों इस दिन को 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से बापू भारत आए थे। दोस्तों इस दिन को स्पेशल डे बनाने के लिए प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि 9 जनवरी को प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन बापू दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, ठीक है ना। प्रवासी दिवस मनाते हैं क्योंकि दोस्तों ऐसा माना जाता है कि जो भारत से बाहर गए लोग हैं उनको भारत में आने के लिए इंस्पायर करने के लिए 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। और कुछ बिंदु जानते हैं जो कि परीक्षा में आ सकते हैं। दोस्तों इसके बाद 1916 में कांग्रेस के अधिवेशन में, जो कांग्रेस का अधिवेशन होता था, तो उस समय लखनऊ में हुआ था, जहाँ पर गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से आने के बाद वहाँ पर भाग लिए थे। यह स्पेशल ज़्यादा नहीं है, लेकिन दोस्तों 1917 में पहली बार इन्होंने बिहार के चंपारण में, कहाँ, बिहार के चंपारण में नील की खेती करने वाले किसानों के लिए, नील की खेती करने वाले किसानों के लिए क्या किया था, पहला सत्याग्रह किया था। किसानों के लिए पहला सत्याग्रह किया था। यह प्रश्न दोस्तों पूछता है। और एक और प्रश्न पूछता है कि किसके कहने पर जो बापू थे वह चंपारण गए, यानी कि वह कौन सा व्यक्ति था जो इनको फंसा के चंपारण ले गया, यानी कि इनको मोटिवेट करके, इंस्पायर करके कहाँ ले गए, चंपारण ले गए, बिहार ले गए। तो वह व्यक्ति दोस्तों राजकुमार शुक्ल थे। कौन थे, बार बार परीक्षा में प्रश्न पूछा हुआ है कि राजकुमार जो शुक्ल थे, इनके कहने पर, ठीक है ना, इनके कहने पर बापू कहाँ गए थे, बापू चंपारण गए थे, ठीक है, चंपारण गए थे। आप लोगों को कहानी पता होगा कि वहाँ पे 3 कठिया व्यवस्था थी। यदि 3 हिस्से में आप लोग अपनी खेती करिए तो एक हिस्से में आपको नील उगाना पड़ेगा। अब चूंकि नील की खेती किसानों के लिए अच्छा नहीं पड़ता था, उसके उचित दाम नहीं मिलते थे, उसके लिए अच्छा मार्केट नहीं था, और नील की खेती करने से जो ज़मीन थी वह ख़राब हो जाती थी, ठीक है। तो ये सारी बातें आप लोग को ध्यान रखनी है कि 1917 में बापू बिहार के चंपारण गए, नील की खेती करने वाले किसानों के लिए पहला सत्याग्रह किया। इसके बाद दोस्तों 1918 में फिर अपने होम स्टेट गुजरात में इन्होंने आंदोलन किया, जैसे हम खेड़ा का आंदोलन कहते हैं, ठीक है ना। अहमदाबाद और खेड़ा का इन्होंने
आंदोलन किया किसानों के लिए और मिल मजदूरों के लिए इन्होंने 1918 में गुजरात के अहमदाबाद और खेड़ा में आंदोलन किया। इसके बाद दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और हैं इनसे। 1920 में असहयोग आंदोलन इन्होंने शुरू किया। असहयोग आंदोलन इन्होंने शुरू किया। इसके बाद यदि 1930 की बात करें तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा। इसके बाद दोस्तों मैं यदि यहाँ पर लिख दूँ 1942 में तो भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, यह मोटा मोटी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे मैंने यहाँ पर कवर करने का प्रयास किया है। मैं इसको एक बार समराइज कर देता हूँ कि सबसे पहले 1915 में 9 जनवरी 1915 में बापू दक्षिण अफ्रीका से भारत आए, तो फोर्थ तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो ही जाएगा। फिर इसके बाद 1916 में जो कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में हुआ था वहाँ पर सबसे पहले इन्होंने भाग लिया। इसके बाद 1917 में बापू राजकुमार शुक्ल के कहने पर बिहार के चंपारण में नील की खेती करने वाले जो दुखी किसान थे, जो 3 कठिया व्यवस्था से दुखी थे, उनके लिए सत्याग्रह किया, आंदोलन किया और उनको उससे मुक्ति दिलाई। फिर इसके बाद वो अहमदाबाद में मिल जो मजदूर थे उनके लिए आंदोलन किया। फिर खेड़ा में किसानों के लिए आंदोलन किया। 1920 में दोस्तों असहयोग आंदोलन किया। 1930 में जो नमक के लिए आंदोलन किया था, जिसे हम सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन किया। ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है। 9 जनवरी को बापू दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, इसलिए प्रवासी दिवस मनाते हैं कि जो लोग भारत छोड़कर गए हैं वो भारत वापस आए, उनको इंस्पायर करने के लिए। तो प्रश्न नंबर 7वें का आंसर आपका 1915 हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है। निम्नलिखित में से किस फुटबॉल टीम ने इंडियन सुपर लीग सन 2021 और 22 का खिताब जीता? यह दोस्तों करंट का प्रश्न है। इस तरीके के प्रश्न आप लोग तैयार करते रहा करिए, कभी हाल में किसने क्या जीता, ठीक है ना। तो किस फुटबॉल टीम ने इंडियन सुपर लीग, या दोस्तों जैसे कि IPL होता है इंडियन प्रीमियर लीग, या क्रिकेट का मैच होता है, इसी तरीके से इंडियन सुपर लीग जो होता है वह फुटबॉल का मैच होता है। तो इसको दोस्तों हैदराबाद FC ने इसको जीता है। अब लोग को ध्यान में रखना है कि सन 2021 और 22 में हैदराबाद FC ने इसको फुटबॉल को जीता है, ठीक है ना। इसी तरीके से दोस्तों एक कबड्डी का भी होता है, पिंक पैंथर्स जीता है, उसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? दोस्तों आपको पता होगा कि ज्योतिराव जो फूले थे वह जाति प्रथा और गरीबी के उत्थान के लिए, जो जातिगत व्यवस्था थी उसको खत्म करने के लिए इन्होंने घोर प्रयास किया, और गुलामगिरी पुस्तक भी ज्योतिराव फूले ने ही लिखी है, ठीक है ना। तो ज्योतिराव फूले का जैसे ही नाम आएगा आप लोग के दिमाग में आना चाहिए कि जाति प्रथा को खत्म करने के लिए ज्योतिराव फूले ने गुलामगिरी पुस्तक लिखी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का दोस्तों जैसे जिक्र आएगा आपके दिमाग में 1956 घूमना चाहिए, ठीक है ना। और यह क्यों घूमना चाहिए? क्योंकि विधवा पुनर्विवाह को शुरू कराने वाले ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, और इसकी शुरुआत इन्होंने 1956 में की थी। विधवा पुनर्विवाह को शुरू कराने वाले ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। 1956 में इन्होंने इसकी शुरुआत की थी। ऐसा माना जाता है कि अपने इकलौते बेटे की भी शादी इन्होंने एक विधवा से ही करवाई थी, इस प्रथा को खत्म करने के लिए, ठीक है। तो यह दोनों बातें आप लोग को ध्यान रखनी है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आप लोग एक बार प्रश्न को पढ़िए और आंसर देने का प्रयास करिए। दोस्तों प्रश्न नंबर 10वां क्या है कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने आगरा का किला बनवाया था, ठीक है ना। आगरा का यदि ताजमहल आए तो आपके दिमाग में शाहजहां आना चाहिए, लेकिन आगरा सिर्फ देख के शाहजहां को टिक कर देना बुद्धिमानी नहीं है। इसके लिए आपको पूरा प्रश्न पढ़ना चाहिए। दोस्तों मैं मानता हूं कि शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया है, ठीक है ना, जो कि आगरा में ही है, लेकिन हम प्रश्न क्या पूछ रहे हैं? हम प्रश्न पूछ रहे हैं आगरा का किला। तो दोस्तों आगरा का किला अकबर ने बनवाया है, ठीक है ना। आगरा का जो किला है उसको अकबर ने बनवाया है। और इसी तरीके का दोस्तों एक और किला है इलाहाबाद का किला, ठीक है ना। आगरा का किला,
और इलाहाबाद का किला। दोस्तों इलाहाबाद का किला सबसे बड़े किलों में आता है, ठीक है ना, इलाहाबाद का किला। फतेहपुर सीकरी का निर्माण भी दोस्तों अकबर ने करवाया था। फतेहपुर सीकरी का निर्माण, बुलंद दरवाजा, ठीक है ना, ये 3 ऐसे निर्माण हैं जो कि बड़े स्तर के हैं जिनसे परीक्षा में प्रश्न पूछता है। तो आगरा का किला, इलाहाबाद का किला और फतेहपुर सीकरी का, यह तीनों का निर्माण दोस्तों अकबर ने करवाया था। इसके साथ ही शाहजहां ने क्या करवाया था, ताजमहल, ठीक है ना, आगरे का निर्माण। तो यहाँ पर निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने आगरे का किला बनवाया, तो आंसर आपका अकबर हो जाएगा। इसके साथ ही आप लोग यह ध्यान दीजिएगा कि आगरा का किला, इलाहाबाद का किला और फतेहपुर सीकरी का निर्माण भी अकबर ने ही करवाया था, ठीक है। यह तीनों चीज़ें आपस में इंपॉर्टेंट हैं। जहांगीर दोस्तों कौन थे, अकबर के बेटे थे। और यदि मैं बाबर की बात करूं तो मुगल वंश के यह संस्थापक था, ठीक है ना, मुगल वंश का संस्थापक, और बाबर के 4 युद्ध हमेशा आपके एमटीएस में पूछता है। वह 4 युद्ध कौन थे बाबर के, तो दोस्तों बाबर के जो 4 युद्ध थे वह सबसे पहले पानीपत का प्रथम युद्ध था 1526 में। पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है ना। यह किससे किसके बीच में हुआ था, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोधी, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोधी। और जैसा कि आपको पता ही होगा इसमें दोस्तों बाबर की जीत हुई थी, ठीक है ना। इसके बाद 1527 का युद्ध था, मैं यहाँ पर लिख ही देता हूँ, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। 1527 में इसको खानवा का युद्ध कहते हैं दोस्तों, इसको खानवा का युद्ध कहते हैं। बाबर वर्सेस राणा सांगा, जिसमें कि बाबर की जीत हुई थी। इसके बाद दोस्तों 1528 की मैं बात करूं तो चंदेरी का युद्ध, चंदेरी का युद्ध। आप लोगों को यह चारों युद्ध कहां पर हुआ था, कब हुआ था, कौन जीता था, बार बार प्रश्न पूछा है, ठीक है ना। तो बाबर वर्सेस मेदिनी राय, जैसा कि आपको पता ही है कि बाबर ही जीता। इसके बाद दोस्तों 1528, 1529 इसको बोलते हैं घाघरे का युद्ध, ठीक है ना, घाघरा का युद्ध। एक तो बाबर कंपलसरी है, एक तो बाबर होगा ही, और दूसरा अफगान थे। कौन थे, अफगान थे। इसने भी दोस्तों बाबर जीता, और ऐसा माना जाता है कि इन चारों युद्धों को जीतने के बाद बाबर ने भारत में मुगल वंश की एक सशक्त नींव रखी। और इसके बाद 1530 में बीमारी की वजह से इसकी डेथ हो गई। फिर इसके बाद इसका बेटा हुमायूं, ठीक है ना, हुमायूं गद्दी पर बैठा, जो कि 1540 तक रहा। फिर दोस्तों शेरशाह सूरी से इसका चौसा और कन्नौज का युद्ध हुआ, फिर यह हार गया, फिर बाहर भाग गया, फिर वापस आया, फिर जीता, फिर पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर के इसकी डेथ हो गई। फिर दोस्तों बाबर क्या बना, शासक बना, अकबर शासक बना। इसके बाद का इतिहास तो पूरा मुगल काल है। तो यहाँ तक आप लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। बाबर के जो 4 युद्ध थे यह बार बार परीक्षा में पूछता है। और अकबर ने जो महत्वपूर्ण यहाँ पर आर्किटेक्ट का निर्माण करवाया है यह आपसे पूछता है। और शाहजहां से आपको जो आगरे का ताजमहल है यह पूछता है, ठीक है ना। अहमद शाह लाहौरी ने दोस्तों इसका खाका बनाया था ताजमहल का। गुजरात में मुगल काल के दौरान पश्चिमी व्यापार का एम्पोरियम था। दोस्तों यदि मैं इसकी बात करूं, इसको पूरब और इसको पश्चिम, ठीक है ना। और आपको पता ही है कि पश्चिम में एक राज्य पड़ता है गुजरात, ठीक है ना, यहीं से आपके देश के प्रधानमंत्री भी हैं। तो दोस्तों जो उस समय मुगल काल के दौरान व्यापार का, आपको पता होगा कि जो सूरत है, जो गुजरात का सूरत है, वह व्यापार के लिए बहुत पहले से ही फेमस है, क्योंकि यह समंदर का किनारा यहाँ से लगता है। विदेशी व्यापार भी यहाँ से होते हैं, साड़ियों का निर्माण खूब होता है, बहुत सारी फैक्ट्रियाँ सूरत में हैं। तो यह दोस्तों मुगल काल में भी जो सूरत था यह व्यापार का एम्पोरियम, एम्पोरियम मतलब कि एक खास जगह था, ठीक है ना। तो प्रश्न नंबर 11 का आंसर क्या हो जाएगा, सूरत।
केचुआ पशु जगत के किस समूह से संबंधित है? तो दोस्तों जो केचुआ संबंधित है वह एनेलिडा से संबंधित है, ठीक है ना। एनेलिडा का मतलब क्या होता है? खंड खंड। तो जो केचुआ है वह एनेलिडा से संबंधित है। जो लोग जीव विज्ञान में थोड़ा बहुत भी जानते होंगे उनको पता होगा कि जो केचुआ है वह एनेलिडा से संबंधित है। तो इस प्रश्न का आंसर एनेलिडा हो जाएगा। नवंबर सन 2021 में जम्मू में तेजस्विनी और हौसला योजनाओं का शुभारंभ किसने किया? दोस्तों यह प्रश्न देख के आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि अभी जो हाल फिलहाल में योजनाएं आई हैं, जैसे कि सन 2023 अभी अप्रैल चल रहा है, तो पिछले 1 साल 1.5 साल में जो महत्वपूर्ण योजनाएं केंद्र सरकार की आई हैं उनको आप लोग को पढ़ लेना है। यह तो परीक्षा में नहीं आएगा, लेकिन इसको देख के आपको सीखना क्या है कि आपको 1-1.5 साल की सारी योजनाएं एक जगह सॉर्ट आउट करके पढ़ लेनी है। तो इसका आंसर मैं बता देता हूं क्योंकि प्रश्न आया है। तो दोस्तों भारत की जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जम्मू कश्मीर में तेजस्विनी और हौसला योजनाओं का शुभारंभ की थी। और दोस्तों सन 2019 के बाद ये जो लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर है अब यह यूटी बन गया है, ठीक है ना। और एक महत्वपूर्ण बात और है कि पहले दोस्तों जम्मू और कश्मीर में विधान परिषद भी था, ठीक है ना। जैसे आपके यूपी, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 2 सदन है। यह प्रश्न पूछता है। तो पहले जम्मू और कश्मीर में भी विधान परिषद था, लेकिन सन 2019 के बाद यह प्रश्न पूछ सकता है। सन 2019 के बाद जब उसको यूटी बनाया गया, जब यूटी बनाया गया तो विधान परिषद भी वहाँ से खत्म हो गया, ठीक है ना। क्योंकि यह एमटीएस का एक फेवरेट प्रश्न है। परिषद भी क्या हो गया? खत्म हो गया, ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और दोस्तों विधान परिषद की बात उठी है तो मैं लिख ही देता हूँ आपके लिए। यदि वहाँ पे दिमाग में आ गया, प्रश्न आ गया तो 3 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश, पहले क्या, अब चूंकि हम लोग का उत्तर प्रदेश से संबंध ज़्यादा है, दूसरे पे अपना बिहार, फिर दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश से अलग हुआ एक राज्य है जिसे बोलते हैं तेलंगाना, तेलंगाना। फिर दोस्तों आपका महाराष्ट्र हो गया, यही महाराष्ट्र मुंबई वाला। कर्नाटका हो गया, ठीक है ना, कर्नाटक हो गया जहाँ पर इस समय इलेक्शन चल रहा है। तो 2, 2, 4, 5, 6 दोस्तों 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर विधानसभा प्लस विधान परिषद भी है, और इन दोनों संयुक्त रूप को विधानमंडल भी बोल देते हैं। यदि आपसे बोले कि निम्न में से कौन से राज्य में विधानमंडल है, तो दोस्तों विधानमंडल का तात्पर्य होता है कि जहां पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों होती हैं, ठीक है ना। तो इन 6 राज्यों में विधान परिषद भी है। यदि आपसे थोड़ा सा शब्द बदल के पूछे तो विधानमंडल पूछ देगा, तो इन्हीं 6 राज्यों में है। सन 2019 से पहले विधान परिषद या विधानमंडल वाले राज्यों की संख्या 7 थी। चूंकि दोस्तों सन 2019 में जम्मू कश्मीर को राज्य के दर्जे से हटाकर यूटी का दर्जा उसको दे दिया गया, तो विधान परिषद भी वहाँ से खत्म हो गया। यह जम्मू कश्मीर से एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है। और आर्टिकल 370 और 35 है, आर्टिकल 370 और 35A सन 2019 में खत्म हुआ है, जिसको यह एक विशेष राज्य का दर्जा इसकी वजह से उसको मिला हुआ था, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पश्चिमी एशिया के यूनानी शासक, पूर्व पश्चिम यानी कि कुछ इस जो ए वाला है ना राज्य हमारे भारत का, जहाँ पे आपका पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, ईरान है, ठीक है। तो पश्चिम एशिया के यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर द्वारा मेगास्थनीज नामक राजदूत को किसके दरबार में भेजा गया था? तो दोस्तों जो मेगास्थनीज नामक राजदूत था वह मौर्य वंश के संस्थापक जो थे, संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट बात और क्या है कि मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी है। मेगास्थनीज ने बार बार प्रश्न पूछा है
कि मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी है। दोस्तों मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी है। इसमें मौर्यकालीन जो पूरे शासन का स्ट्रक्चर था उसको दिखाया गया है। और चंद्रगुप्त कौन थे? मौर्य वंश के संस्थापक थे। नंद वंश को समाप्त करके दोस्तों, नंद वंश को समाप्त करके, नंद वंश में किसको? घनानंद को, घनानंद को समाप्त करके इन्होंने मौर्य वंश की नींव रखी थी। प्रश्न पूछता है कि मौर्य वंश की संस्थापना किसने की थी? तो मौर्य वंश की संस्थापना दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। किस वंश का नाश किया था? नंद वंश का इन्होंने नाश किया था। और नंद वंश का अंतिम शासक कौन है? तो घनानंद था। महापद्मनंद दोस्तों नंद वंश के संस्थापक थे। ठीक है ना। अशोक जो है वह मौर्य वंश के तीसरे शासक हैं। कलिंग का युद्ध जो है, कलिंग के युद्ध के लिए इन्हें जाना जाता है कि 261 ईसा पूर्व में जब कलिंग का युद्ध हुआ तो इनका हृदय जो है वह परिवर्तन हो गया। ठीक है ना, इनका हृदय परिवर्तन हुआ। फिर यह बौद्ध धर्म अपना लिए, बौद्ध धर्म अपना लिया। ठीक है। और हृदय परिवर्तन वाली जो कहानी है इनके 13वें लेख से मिलती है। अच्छा क्वेश्चन बनाया, तो यह भी पूछ सकता है कि 13वें लेख से कलिंग के युद्ध का जिक्र मिलता है। कलिंग के युद्ध का जिक्र मिलता है। ठीक है, यह सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद दोस्तों बिंदुसार की बात करें तो चंद्रगुप्त के बेटे थे बिंदुसार और बिंदुसार के बेटे थे अशोक। यह सारी बातें आप लोग को ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं। आईपीएल सन 2022 में मनीष पांडे किस टीम के लिए खेले थे? अब देख लो आप लोग, ये आपका एसएससी का पेपर है और इसके प्रश्नों की क्वालिटी है। ठीक है ना। क्या कर सकते हैं तो दोस्तों, अभी अभी जो नई नई टीम बनी थी लखनऊ सुपर जायंट्स कहाँ पे है? तो लखनऊ सुपर जायंट्स के मनीष पांडे जी एक खिलाड़ी थे। ठीक है ना, इसमें और क्या ही बता सकते हैं। तो अभी आईपीएल चल रहा है, तो कौन जीतेगा कौन हारेगा, आईपीएल की शुरुआत कब से हुई थी, अभी कौन सी नई टीम सम्मिलित हुई हैं, आईपीएल को स्पॉन्सर किसने किया है, टाटा ने किया है या फिर उसके डिजिटल राइट्स किसने खरीदे हैं, तो जो 10-5 क्वेश्चन इससे बन सकते हैं आप लोग बना लीजिएगा। चुनावों के बाद जब कोई भी दल स्पष्ट बहुमत पाने के लिए पर्याप्त सीटें प्राप्त करने में सक्षम नहीं होता तब राजनीतिक दलों द्वारा गठित समझौता एलायंस कहलाता है, गठबंधन कहलाता है। यार भैया हमारे पास सीट नहीं है, हमसे मिलोगे क्या, तुमको मंत्री का पद देंगे या फिर तुमको 5 करोड़ रुपए देंगे। ठीक है ना। तो इस तरीके को क्या बोलते हैं? एलायंस बोलते हैं। कि जब एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं है सरकार बनाने के लिए, क्योंकि आपको पता होगा कि जब तक 2/3 बहुमत नहीं मिल जाता, जब तक 2/3 बहुमत ना मिले तो आप सरकार नहीं बना सकते। ठीक है ना, सरकार नहीं बना सकते। तो सरकार बनाने के लिए क्या लोग करते हैं? एलायंस करते हैं, जिससे हम गठबंधन बोलते हैं। तो यह काफ़ी आसान सा प्रश्न था। तो क्या पूछा है यहाँ पे कि ए सुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है? मैं आपको बता दूं कि दोस्तों हाल फिलहाल में जो भी पुस्तक चर्चा में होती है या फिर किसी फेमस पर्सनालिटी के ऊपर जीवनी या आत्मकथा लिखी गई होती है, उससे एक प्रश्न बनने की संभावना आपके परीक्षा में होती है। तो एक यहाँ पर आसान सा ही प्रश्न है, ए सुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है ना। आपके ऑप्शन है देवदत्त पटनायक, अरुंधति राय, दोस्तों खुशवंत सिंह या फिर विक्रम सेठ। तो ए सुटेबल बॉय पुस्तक के जो लेखक हैं वह विक्रम सेठ हैं। ये आप लोगों को इस तरीके के जो भी पुस्तक हैं, जो भी इंपॉर्टेंट जीवनी आत्मकथा है, उसको आप लोगों को याद कर लेना है। ठीक है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है? दोस्तों आवर्त सारणी से आपके एग्जाम में किस तरीके से प्रश्न बन सकते हैं इसको आप लोग को देखना है। तो आवर्त सारणी से 4-5 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। कि सबसे पहले यह पूछता है कि आवर्त सारणी से संबंधित कौन कौन से वैज्ञानिक हैं? तो दोस्तों आवर्त सारणी से संबंधित 4 वैज्ञानिक हैं। मैं चारों के नाम आपको बता देता हूं। तो पहले वैज्ञानिक का मैं नाम लूं तो उनका नाम है डोबेनियर। क्या नाम है? डोबेनियर। आपसे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा, आपसे बस इतना पूछेगा कि डोबेनियर ने कौन सा नियम दिया। ठीक है ना। आवर्त सारणी में डोबेनियर ने कौन सा नियम दिया? तो दोस्तों डोबेनियर ने आवर्त सारणी में त्रिक का नियम दिया। ठीक है ना।
अब आप बोर्ड के तो विद्यार्थी नहीं हैं कि त्रिक के नियम की आपको परिभाषा लिखाई जाए, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि डोबिनियर ने त्रिक का नियम दिया था। इसके बाद आपसे दूसरा पूछेगा कि न्यूलैंड ने कौन सा नियम दिया। न्यूलैंड ने कौन सा नियम दिया? तो दोस्तों न्यूलैंड ने अष्टक का नियम दिया था। अष्टक का नियम दिया था, ठीक है। त्रिक नियम में क्या होता है, जैसे तीन तत्व जो लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, तो उनके जो आउटर जैसे लिथियम और पोटेशियम है, इनके परमाणु भारों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि उसका एवरेज निकालेंगे, तो बीच वाला जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास आ जाएगा। और दोस्तों न्यूलैंड के अष्टक नियम में क्या बोला था, जैसे जो हमारा पीरियड होता है उसमें 8 तत्वों के बाद जो 8वां तत्व होगा वह पहले तत्व के प्रॉपर्टीज के सिमिलर होगा, ठीक है ना। यह इसी प्रकार का है जैसे कि सारे गामा पधनी के बाद फिर से सा आता है, तो उसी तरीके से तत्वों की प्रॉपर्टी भी रिपीट होती है। यह परिभाषा आप लोग को नहीं याद करनी है। इसके बाद दोस्तों बात आती है तीसरे पे, जिसे हम मेंडलीफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेंडलीफ बोलते हैं। और मेंडलीफ में 2 प्रश्न पूछता है कि सबसे पहले आवर्त सारणी किसने बनाई थी? तो दोस्तों सबसे पहले जो आवर्त सारणी है, आवर्त सारणी का मतलब क्या होता है कि कुछ लाइनें बाएं से दाएं और कुछ लाइनें ऊपर से नीचे, एक अरेंजमेंट होता है जिसमें विश्व में खोजे गए सभी धातु अधातु उपधातु को उसमें रखा जाता है। तो सबसे पहले आवर्त सारणी किसने बनाई? तो दोस्तों सबसे पहले जो आवर्त सारणी है वह मेंडलीफ ने बनाई। और दूसरा प्रश्न इससे क्या पूछता है? दूसरा प्रश्न दोस्तों ये इससे पूछता है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी किस पर आधारित थी, ठीक है ना। तो दोस्तों मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी थी, जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी थी वह परमाणु भार पर आधारित थी, ठीक है ना। वह परमाणु भार पर आधारित थी। इस चीज को आप लोग को ध्यान में रखना है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी परमाणु भार पर आधारित थी। अब जो चौथा और लास्ट पूछता है वह क्या पूछता है कि मोजले, ठीक है ना। तो अभी जो लेटेस्ट दोस्तों आवर्त सारणी आप लोग पढ़ते हैं, इसे आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। इसे आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। और इसको बनाने वाले कौन हैं? मोजले जी हैं, ठीक है ना। यदि आपसे पूछे कि आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाई, तो मोजले ने बनाई। और आवर्त सारणी किसने बनाई? सबसे पहले मेंडलीफ ने, यानी कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी को आधुनिक करने वाले, उसको मॉडिफाइड करने वाले मोजले थे। और दोस्तों इससे एक चीज़ और पूछता है कि मोजले की आवर्त सारणी किस पर आधारित है, जो कि आप लोग को याद करना है। मोजले की आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक पर आधारित है, ठीक है ना। परमाणु क्रमांक पर आधारित है। तो सबसे पहले डोबिनियर ने कौन सा नियम दिया? डोबिनियर ने त्रिक का नियम दिया, ठीक है ना। न्यूलैंड ने कौन सा नियम दिया? न्यूलैंड ने अष्टक का नियम दिया। मेंडलीफ ने सबसे पहले आवर्त सारणी बनाई और मेंडलीफ की आवर्त सारणी परमाणु भार पर थी। जो तत्व अरेंज किए गए थे, जो तत्व रखे गए थे, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, वह परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखे गए थे। इसके बाद सबसे लेटेस्ट जो हैं उनको बोलते हैं मोजले। और मोजले ने जो आवर्त सारणी बनाई उसको आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। और दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक पर आधारित है कि जो तत्वों के बढ़ते हुए गुण हैं वह परमाणु क्रमांक के आधार पर रखे गए हैं। इसके बाद दोस्तों यदि आप लोगों के पास समय हो तो आप लोग 1 से लेकर 20 तक परमाणु क्रमांकों को याद कर लीजिए। और आपसे काफ़ी बच्चों वाला प्रश्न पूछा है कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होगा। तो दोस्तों चाहे मेंडलीफ की आवर्त सारणी हो चाहे मोजले की आवर्त सारणी हो, दोनों ही आवर्त सारणियों में जो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक है वह कितना है? वह 1 है, ठीक है ना। जैसे कि हाइड्रोजन हो गया हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है ना। इनके सिंबल और इनके परमाणु क्रमांक आप लोगों को याद होना चाहिए। आवर्त सारणी में इससे ज़्यादा और कुछ नहीं पूछता। और आपको दोस्तों जैसे वर्ग हो गया, आवर्त हो गया, तो बाएं से दाएं ऊपर से नीचे जाने पर उसकी प्रॉपर्टी किस तरीके से चेंज होती है यह भी आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। सरकारी बजट का विवरण देता है। दोस्तों जो सरकारी बजट होता है जब वह पेश होता है तो वह किस चीज़ का विवरण देता है? विवरण मतलब लेखा जोखा, ठीक है ना।
विवरण का मतलब क्या होता है? लेखा जोखा। ठीक है, तो जो सरकारी विवरण होता है वह दोस्तों केवल सरकार की प्राप्तियों, गलत है। भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास, यह तो जीडीपी और जीएनपी और एनएनपी का काम है। सरकार की प्राप्तियों और व्यय, दोस्तों बिल्कुल सही बात है कि सरकार ने कितना पैसा प्राप्त किया और कितना खर्च किया, ठीक है ना। इन दोनों का जो विवरण होता है, जो लेखा जोखा होता है, इसी को सरकारी बजट कहते हैं। केवल सरकार के खर्च, ऐसा भी नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सरकार की प्राप्तियों और व्यय दोस्तों कौन बताता है? सरकारी बजट बताता है। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। दोस्तों जो कोशिका में ऊर्जा देने का काम करता है, ठीक है ना, जो कोशिका में ऊर्जा देता है उसको क्या बोलते हैं? उसको एटीपी बोलते हैं, एडेनिन ट्राई फास्फेट, ठीक है ना। और दोस्तों इसी प्रकार का कुछ सिमिलर काम होता है एडीपी का। और आरएनए और डीएनए जो हैं, ठीक है, यह कोशिका के ही पार्ट हैं और यह अनुवांशिकी मतलब कि जो लड़का है वह किस तरीके से अपने पेरेंट्स के सिमिलर होगा, ठीक है ना, जो अनुवांशिकी गुण हैं उसके किस तरीके से अपने पेरेंट्स से उसके बच्चों में ट्रांसफ़र होंगे, इसका जो दोस्तों आइडेंटिफिकेशन होता है वह आरएनए और डीएनए के द्वारा ही होता है, कि आरएनए और डीएनए की मैचिंग से ही सारा कुछ काम करता है। और जो एटीपी होता है वह कोशिका में ऊर्जा का कार्य करता है। तमिलनाडु तट पर अधिकतम बारिश कब होती है? दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा है कि जो तमिलनाडु का तट है, वर्ष के किस महीने में सबसे अधिक वहां पर बारिश होती है? आपके ऑप्शन है अक्टूबर और नवंबर, दिसंबर और जनवरी, अगस्त और सितंबर, या फिर फरवरी और मार्च। दोस्तों जो बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पर मौसम का कुछ इस तरीके से प्रेशर पड़ता है, प्रभाव पड़ता है कि बगल में जो तमिलनाडु है वहाँ पर अक्टूबर और नवंबर में सर्वाधिक बारिश होती है। तो यह एक डेटा है, इसे आप लोग को ध्यान में रखना है कि तमिलनाडु तट पर अक्टूबर और नवंबर में, ठीक है ना, जब धान की फसल उत्तर भारत में कटती है और गेहूं यानी कि रबी की फसल लगाई जाती है, तो उस समय अक्टूबर और नवंबर में सर्वाधिक बारिश तमिलनाडु में होती है। नाटी किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? दोस्तों एक गारो जनजाति है, हिमाचल प्रदेश में कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है। वह एक विशेष प्रकार का नृत्य करते हैं जिसे नाटी बोलते हैं, ठीक है ना, जिसे नाटी बोलते हैं। यह हिमाचल प्रदेश का एक लोक नृत्य है। तो आप लोग लोक नृत्य याद करते रहिए कि कौन से प्रदेश का कौन सा लोक नृत्य है। हाल ही में गठित भारत की पहली नेत्रहीन महिला क्रिकेट टीम को कप्तान किसे बनाया गया है? दोस्तों यदि आपसे पूछे कि हाल ही में किस तरीके की महिला क्रिकेट टीम बनाई गई है, तो उसका आंसर क्या होगा? नेत्रहीन। यानी कि दोस्तों यह दिव्यांग लोगों की एक टीम बनाई गई है, महिलाओं की, जिन्हें अच्छे से दिखाई नहीं देता। तो आपसे प्रश्न पूछा हुआ है कि उनकी टीम की जो कैप्टन है वो कौन सी हैं? तो सुषमा पटेल दोस्तों जो दिव्यांग टीम की कैप्टन है, जो नेत्रहीन महिला टीम का गठन हुआ है, यह पहली बार ही नेत्रहीन महिला टीम का गठन हुआ है। शायद नेपाल से इनका मैच भी हुआ है, ठीक है ना, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। बस इतना इसमें दो बातें इंपॉर्टेंट है कि पहली जो महिला क्रिकेट टीम का गठन हुआ है, मतलब कि किस दिव्यांग अंग के महिला क्रिकेट टीम का गठन हुआ है। इसी तरीके से प्रश्न मॉडिफाइड करके देगा, तो आप लोग को टिक लगाना है कि पहली बार महिला नेत्रहीन टीम का दोस्तों गठन हुआ है और सुषमा पटेल उसकी क्या है? कैप्टन है। इसके बाद बात करें तो मृणालिनी साराभाई निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जानी जाती हैं? आपके ऑप्शन है कथक और उड़ीसी, भारतनाट्यम और कथक, या फिर दोस्तों भारतनाट्यम और कथकली, ठीक है ना। तो यहाँ पर शास्त्रीय नृत्य का जिक्र आया है, तो आपको पता होना चाहिए कि भारत में जो शास्त्रीय नृत्य हैं, ठीक है ना, जो भारत में शास्त्रीय नृत्य हैं उनकी संख्या कितनी है? यह प्रश्न आपसे पूछ सकता है। उनकी संख्या दोस्तों 8 है। और जो सबसे लेटेस्ट है, ठीक है ना, जो सबसे नया शास्त्रीय नृत्य जोड़ा गया है वह कौन सा है? वह दोस्तों सत्रिय है, वह सत्रिय है। और यह कहाँ का नृत्य है? यह आपके पूर्वोत्तर राज्य असम का नृत्य है। मैं दोस्तों यदि कथक की बात करूं तो कथक उत्तर प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है और पंडित बिरजू महाराज का नाम आप लोग जानते होंगे, इनसे संबंधित है।
और उड़ीसी की बात करूं तो उड़ीसा, ठीक है ना, उड़ीसा, नवीन पटनायक यहाँ के क्या हैं, मुख्यमंत्री हैं। भारतनाट्यम की दोस्तों बात करूं तो जैसे ही भारतनाट्यम का नाम आता है तो आपके दिमाग में तमिलनाडु का जिक्र होना चाहिए, ठीक है ना, तो तमिलनाडु। कथक मैंने ऊपर बता दिया, उत्तर प्रदेश। इसके बाद भारतनाट्यम ऊपर ही बता दिया दोस्तों। कथकली, ठीक है ना, कथकली कहाँ का है, केरल का है। और इसके साथ कथकली के साथ ही एक और है मोहिनी अट्टम, ठीक है ना, मोहिनी अट्टम। यदि आपसे पूछे कि ऐसे दो कौन से नृत्य हैं, ऐसे दो शास्त्रीय नृत्य कौन से हैं जो कि एक राज्य से हैं, तो दोस्तों केरल से कथकली और मोहिनी अट्टम दोनों ही केरल के नृत्य हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा भारतनाट्यम और कथकली, इन दोनों ही नृत्य शैली की नृत्यांगना रही हैं कौन, मृणालिनी साराभाई। इससे प्रश्न एक और दोस्तों पूछ सकता है कि इनको कब कौन सा पुरस्कार मिला, ठीक है ना, तो दोस्तों इनको 1965 में पद्मश्री पुरस्कार मिला था। कब मिला था, 1965 में। मैं यदि पुरस्कार की बात करूं, क्योंकि भारतनाट्यम और कथकली तो आप लोगों ने देख लिया, ठीक है ना, तो 1965 में इनको पद्मश्री मिला था, जो पद्म पुरस्कारों में सबसे छोटा पुरस्कार होता है, पद्मश्री इनको मिला था, ठीक है ना। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार मिला था 1992 में पद्म भूषण मिला था। क्या मिला था, 1992 में इनको पद्म भूषण पुरस्कार मिला था। इसे आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना। इन सारी बातों को दोस्तों आप लोग ध्यान रखिए, इनमें से कोई ना कोई प्रश्न आएगा ही। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, ठीक है ना, जो भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य है अरुणाचल प्रदेश, उनमें से कौन सा एक त्यौहार मनाया जाता है। दोस्तों जो सोलुंग है, ठीक है ना, यह सोलुंग जो त्यौहार है वह भारत के अरुणाचल प्रदेश से मनाया जाता है। तो इस तरीके के जितने भी त्यौहार हैं उनका लिस्ट बना के आप लोग इसको याद कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना।